हमारी जो फाइनेंशियल है, एटीट्यूडल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, वो सब शिक्षा को अच्छी बनाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें सब बैरियर को दूर करना पड़ेगा। एवं एजुकेशन है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हमें उसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा और बच्चों की एजुकेशन दे सकते हैं, जिसकी सभी बच्चे की नीड्स भी अलग अलग है। स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है तो सभी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, तो सभी की नीड अगर हम पूरी कर सकते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हम अच्छा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सफल बना सकते हैं। धन्यवाद मेरा सभी पार्टिसिपेशन की ओर से, संस्था की ओर से और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है आपसे कि हम कैसे एजुकेशन कर सकते हैं और कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सफल बना सकते हैं, और नए जमाने में हम क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये भी आपने बहुत कुछ बताया। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अब मैं छोड़ती हूँ। शैल आई लीव? थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर कॉल करेंगे और बुलाएंगे। जय बाय मैम, बाय मैम, थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच अगले स्पीकर जुड़ चुके हैं, धनंजय देशमुख सर, मेरे मित्र सखा। सर आवाज पहुंच रही है? नमस्ते सर। नमस्ते अजीत सर, शो करिए। प्लीज अनुरोध है कि सेशन के बाद अगर आप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। सर धनंजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारा की बात हूँ, मैं मेरा नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा, हमारा की बात कर रहा हूँ। आपका हमारा सबका ये सीआरई प्रोग्राम, उसमें आपका स्वागत है सर। आपको बहुत कम समय मिला। कल मैंने आपको कहा और आपने कंटेंट तैयार किया, इसके लिए मैं सॉरी कहूंगा कि कम समय में मैंने आपको इन्फॉर्म किया। फिर भी आपने तैयारी की है और अपना सेशन आप लें, और उसके लिए ऑल द बेस्ट। सारे पार्टिसिपेंट्स को उसका फायदा मिले। मैं आपका एक फॉर्मल इंट्रो करने के लिए, फॉर्मल इंट्रो डीएड विद्यार्थी सिकंदर को मैं अगर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करें। सर आप इंट्रोडक्शन किस दीजिएगा? आवाज पहुंच रही सर? मैं सिकंदर खान डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं केएल इंस्टीट्यूट और सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट डॉक्टर धनंजय देशमुख सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं केएल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर सर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर धनंजय देशमुख सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए अवसर प्रदान किया। सर आपकी अनुमति हो तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करूँ। Sir Dhananjay Vishnu Deshmukh sir currently working as an assistant professor in Center of Education, Indian Institute of Teacher Education, a state government university established by Government of Gujarat, Gandhinagar, Gujarat. Sir is heading the Department of Developmental Disabilities from 2019. Sir has done BSc PCM, Master in Psychology, BEd and MEd in Special Education from Mumbai University, Mumbai National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, and Hyderabad, respectively. Sir is pursuing his PhD from Jamia Millia Islamia University, New Delhi. Sir has total 11 years of working experience in the field of special education, 3 years in MID RC Mumbai University, 4 years in Lady Irwin College, University of Delhi, and from June 2018 to till date in IIT Gandhinagar. His area of expertise include special education, inclusive education, and disability rehabilitation. Sir is expert committee member of Rehabilitation Counseling of India (RCI), NIPMD, NBR, Delhi University, Nagpur University, BAOU, Ahmedabad, Bhavnagar University, Punjab University, Punjab and RSS University, Ranchi. Sir has presented 15 paper international and national conference, and he has 12 national and international publication.
Sir invited more than 200 lectures at state and national level. मैं वापस से इस नेशनल वेबिनार प्रोग्राम में आपका केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सर आप अपनी ज्ञान की अविरल धारा हमारे बीच प्रस्तुत करें, ऐसी मैं आपसे विनती करते हुए माइक आपको हैंड ओवर करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सिकंदर फॉर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं केएल शाह इंस्टीट्यूट जो है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और दूसरा कि हमारे मित्र जो है डॉक्टर संतोष यादव सर, जिन्होंने मुझे रात में इन्फॉर्म किया कि आपको सेशन लेना है, तो उसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका सर कि आपने थोड़े से समय में ये समय लेकर के और मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया और कंटेंट तैयार किया। थैंक यू सर। कोई इशू नहीं उसमें, आपने बुलाया और हम आज चले आए, ऐसा काम है। तो कोशिश करते हैं कि मैं आज का जो सब्जेक्ट दिया है उसको मैं अपना जो भी कंट्रीब्यूशन वो कर सकूं। तो उस कंडीशन में जैसे आप देखते हैं क्या, इससे पहले दीप्ति ओझा मैम ने सेशन लिया। दीप्ति ओझा मैम हमारे ही फील्ड से हैं। तो जो नेक्स्ट सेशन मुझे दिया था, तो मुझे जो कल सर ने कहा कि रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। सर स्लाइड दिख रही है मेरी? यस सर, दिख रही है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, द नीड्स फॉर द एजुकेशनल एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स। एक्चुअली देखा जाए तो टॉपिक की जो डेप्थ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट छुपा है। नीड फॉर द एजुकेशनल एंड द पेडागोजिकल रिफॉर्म्स, मान लो एजुकेशन का भी और पेडागोजी का भी। वैसे देखा जाए तो पेडागोजी कम्स अंडर द एजुकेशन ओनली, मींस एजुकेशन इज अ ब्रॉडर एरिया एंड पेडागोजी इज वन ऑफ द मेजर एरिया व्हिच इज डिस्कस्ड इन द एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली हम अगर बात करते हैं कि इस रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है, या मान लो कि चेंजेस की क्यों जरूरत है, तो ये टॉपिक हम आगे जाके देख सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द क्लियर अबाउट द एजुकेशन एंड सेकंड वन इज द पेडागोजी। सो पेडागोजी क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है, उसके साथ साथ हम रिफॉर्म्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे। सो बेसिकली एजुकेशन मींस आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द एजुकेशन एंड ऑल थिंग्स, एंड वी मींस आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन अबाउट द पेडागोजी आल्सो। सो पेडागोजी आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग और डिलीवरिंग द कंटेंट एंड द एजुकेशन। अगर हम सिंपल, मैं महात्मा गांधी जी की जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे कहूँ, सो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ 3H, दैट इज हेड, हैंड एंड हार्ट। तो इन दोनों का जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे दोनों की चीजें थी। अब दोनों में क्या चेंजेस की जरूरत है, अब रिफॉर्म्स मतलब क्या उसको देखते हैं पहले। अगर मान लो कि रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है, वैसे देखा जाए तो हम देख रहे हैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भारत है विश्व गुरु है। अभी विश्व गुरु किस बेसिस पे कहा जाए, जो हमारी पुरानी मेथड थी या पुराण थे या हमारे जितने भी वेद हैं उसके बेसिस पे कहा जाता था। लेकिन इस बीच में जो परकीय आक्रमण हुए, मतलब जो बाहर से कंट्री से लोग आए जिन्होंने हमारे इंडिया या भारत भूमि पे आक्रमण किया, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारे वेद थे या जो हमारा नॉलेज सिस्टम था, उस सब नॉलेज सिस्टम को क्या है कि उसको एक खराब करने की कोशिश की, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारे वेद है, जो पुराण है या जो हमारा जो नॉलेज था, ग्रंथ थे, उन सब ग्रंथ को फिजिकली मतलब कि उसको डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमारे पास जो नॉलेज हमारे माइंड में है, उस नॉलेज को तो वो डैमेज नहीं कर सकते, या कोई भी किसी का भी नॉलेज क्या है कि पीपीटीज वगैरह सब ले सकते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर डिस्कशन होता है या उसके ऊपर जो बोलना है वो एक पर्सन के माइंड में होता है, तो वो हम नहीं ले सकते हैं। तो उसी सिचुएशन में हमारे पास ब्रिटिश या जो भी जितने भी मतलब बाहर से आक्रमण हुए थे, उन सब ने ये कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बात करते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब हम गुरुकुल सिस्टम से रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, हम करंट जो एरा है उसमें जो रिफॉर्म्स हुए हैं और अभी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा इंडिपेंडेंस था या इंडिपेंडेंस के दौरान जो हम लोग या हमारे जो फोर फादर्स थे जो कि इस जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय पे मतलब कि एजुकेशन का भी एक रिवॉल्यूशन आया था। फिर चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फुले हो या फिर सावित्रीबाई फुले या राधा कृष्ण सर्वपल्ली हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या बाकी सारे लोग हो, या फिर हम सिंपल बात करें, आज हम यहाँ गुजरात में हैं
तो एमएससी यूनिवर्सिटी हमारे पास महाराज सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने भी अपने टाइम पे एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, स्कॉलरशिप शुरू की है, बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे उनके लिए वो स्कॉलरशिप देते थे, या बुक्स, लाइब्रेरीज, इन सबको एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने ही किया था। तो वो भी उस टाइम का एक रिवोल्यूशन था जहाँ पे उन्होंने मतलब स्टार्ट किया। तो ये सारे रिवोल्यूशंस हम मतलब है हमारे पास, लेकिन हम बात करेंगे कि अभी मतलब करंट एरा में हमारे पास किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या है और आगे होना चाहिए। सो इट वाज डिसाइडेड पार्ट द एजुकेशन ऑफ नेशनलिज्म, कोऑपरेशन एंड द सोशल यूनिटी बिसाइड द वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट आते हैं तो वो कंटेंट बेस्ड हमें एजुकेशन देते थे, लेकिन हमारे जो वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, या सिंपली कहें कि हम जो पैट्रियटिज्म होता है या जो हम देशभक्ति कहते हैं, इन सबको भी हमें क्या है कि सब्जेक्ट में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा कहा गया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय पे ये बातें भी हो गई। इट इज ऑल्सो एम टू क्रिएटिंग द स्टूडेंट लव फॉर द कंट्री, सोसाइटी, इंडिपेंडेंस एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड बायकॉट द कम्युनिज्म एंड द अनटचेबल्स। तो ये उस टाइम पे एजुकेशन की रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। जब हम आजादी से पहले या आजादी के टाइम की बात करते हैं तो उस समय पे ये इंपॉर्टेंट था, लव फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी एंड इंडिपेंडेंस। क्यों? उस टाइम पे हम मतलब हम पारतंत्रा तक अंडर थे और हमारे मतलब अंग्रेजों का हमारे ऊपर वर्चस्व था। तो उस समय पे अगर ये हम सोसाइटी में एस्टेब्लिश करते कि लव फॉर द कंट्री और द इंडिपेंडेंस, तो उसी समय पे, या बायकॉट ऑफ द कम्युनिज्म, तो उसी समय पे हम आजादी पा सकते थे और उसी के बेसिस पे हमने आजादी को पाया है। साथ साथ में हमारे पास मान लो कि आजादी पाने के बाद भी या आजादी से पहले भी हमारे पास जो अनटचेबिलिटी या बाकी जो इश्यूज थे, उस इश्यूज के ऊपर भी 1 मिनट है। तो जो अनटचेबिलिटी जैसे या जो सोशल सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को भी हमारे पास कहीं ना कहीं करिकुलम में इंक्लूड करने की जरूरत थी। जैसे हम करिकुलम में इंक्लूड करते तो उसी समय पे एजुकेशन सिस्टम में जाता और उसी के बेस पे स्टूडेंट या स्टूडेंट से आगे पहुंच जाता और सोसाइटी में वो मतलब वो सारी वैल्यूज क्रिएट होते। तो ये बेसिक इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हम आगे देखते हैं। अब रिफॉर्म्स मतलब ऐसा कोई एक्सप्लेन करने जैसा जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी एक डेफिनेशन है इसकी। द रिफॉर्म्स मींस टू डेवलप, रिकंस्ट्रक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड इंप्रूव। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट अगर कुछ है नहीं हमारे पास, सो वी नीड टू डेवलप। एक चीज हो गई, मान लो जो हमारे पास पहले से है उसको अभी जो सिस्टम की या अभी के जो सोसाइटी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या जो है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इनके बेसिस पे हम जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो चेंजेस लाते हैं उस चेंजेस को हम रिफॉर्म्स कहते हैं। So a reform consists of the changes or the improvements to the law, social system, or the institution of the education system. Example देते हैं यहाँ पे, example दिया हमने examination reforms. ये examination पहले कैसे होती थी, आज कैसे हो रही है और धीरे-धीरे हम किस तरफ जा रहे हैं। तो पहले हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसे कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता था। वहां पे एक सिचुएशनल, गुरु कहते थे आपको जंगल में जाना है और लकड़ियां तोड़ के लानी है और बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां होनी चाहिए और उस लकड़ी से हम खाना पकाएंगे। अब उस स्टूडेंट के लिए वो एग्जाम था कि इस समय पे सूखी लकड़ी कहाँ से मिले, हाँ, और वहां से हम मतलब जो खाना बनाना है या बाकी चीजें हैं ये सारी चीजें। सो ये सारे क्या है कि उस समय पे उनकी क्रिएटिविटी, करंट थिंकिंग और इन चीजों के ऊपर एग्जाम लिया था। लेकिन आज हम बात करते हैं तो आज का एग्जाम सिस्टम या सिंपली आज हम जितने भी यहाँ से जुड़े हैं उन सब लोगों ने, हमने 100 मार्क का थ्योरी एग्जाम दिया था, लेकिन आज हमारे पास हर एक एग्जाम में क्या हुआ है 30-70 या 80-20 का रेशियो हो गया है। जो 30-70 क्या है कि 30 मार्क्स फॉर द ओरल एग्जाम और 70 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम। या मान लो कि हमारे टाइम पे ये सीसी जो था वो नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सीसी है। तो या फिर हम बात करते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब हमें पहले ऐसा था कि आपको ये
6 सब्जेक्ट लेने हैं तो लेने ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप उस 6 सब्जेक्ट में मतलब 12 सब्जेक्ट में से कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारे पास पहले नहीं था, तो जो हम ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस और सब्जेक्ट सिलेक्शन या बाकी चीजों में जो चेंजेस आए, उस चेंजेस को हम क्या कह सकते हैं, रिफॉर्म्स कह सकते हैं। रिफॉर्म्स की क्या रिक्वायरमेंट है? सिंपल, देयर इज नो एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। अब हम बात नहीं कर रहे हैं गुरुकुल सिस्टम की। गुरुकुल सिस्टम इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड। मतलब अगर मैं पहले से बात करूं तो हमारे पास ऐसे कुल 12 विद्यापीठ थे, जिसमें एक नालंदा है, हमारे गुजरात में भी एक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स थे या सिस्टम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे जो कि पहले से कंट्री में एक अच्छा सा एजुकेशन सिस्टम था और दे रहे थे। हम बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चले गए उसके बाद की बात करें। जब ब्रिटिश ने हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिया तो उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं था, और उन्होंने जो भी सिस्टम हमारे पास था उसको मतलब खत्म करने की कोशिश की थी। तो उस एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे रिफॉर्म्स रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, जो मैकेले सिस्टम आया था या मैकेले का जो एजुकेशन कमीशन है पॉलिसी आई थी, उसके बेसिस पे देन उन्होंने क्या किया था कि मैक्सिमम जो था इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया था, और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर्स और यूरोपियन कल्चर को क्या है कि डोमिनेट किया था और वहां पे एस्टेब्लिश करने की बात की थी। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो इंग्लिश के ऊपर था। और तीसरी बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, उनकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। भले ही गांधी जी ने बाद में हमारे पास गांधी जी के जो भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, उन सबको हमने एजुकेशन के पार्ट में ले लिया है। हर एक ने अपनी अपनी फिलोसफी दी है, तो फिलोसफीज हम एज एन इंडियन फिलोसफी बात करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। हमारे पास जो वैदिक सिस्टम है, शामंत सिस्टम है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो वो सारे अभी के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें कैसे एप्लीकेबल होगा उसके लिए हमारे पास कोई एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं है। एंड लास्ट, इट हैज फेल्ड टू कीप द पेस विद द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब ये आपको कहा कि हमारे पास सिस्टम था, लेकिन जो करंट एरा है जहां पे हम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करते हैं, इन सब में उस सिस्टम को या उस एजुकेशन को या उस कंटेंट को लेके हम कैसे चलेंगे, ये हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि इन चारों, मतलब सोशल सिस्टम को, इकोनॉमिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इन सब को हम एजुकेशन में कैसे ला सकते हैं और उसमें रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं, वो उसके लिए जरूरत थी। और कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। अब ये रिफॉर्म्स की एजुकेशन नीड्स क्या थी जिसकी बेसिस पे हम क्या है कि रिफॉर्म्स लाने चाहते हैं। सबसे पहले हमारे जो सिटीजन या जो नागरिक थे, उन नागरिक में गुड हैबिटेट, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर, ये 3 डेवलपमेंट की जरूरत थी। जैसे गांधी जी ने भी कहा था, सॉरी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज द कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग ही एजुकेशन होता है। तो हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड कैरेक्टर्स, इन तीनों को डेवलप करना जरूरी था, जिसके बेसिस पे हम एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के रिफॉर्म्स के बेसिस पे चीज ला सकते थे। दूसरा, हमारे पास जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन की इकोनॉमिकल कंडीशन, अगर हम 1947 की बात करते हैं उस कंडीशन, तो जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत कम था। उस समय पे हमारे जो लोग थे वो, मतलब लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, तो उनका लिटरेसी रेट बढ़ा के हम क्या, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते थे। So since the potential of the resources with an explosive population of economically subhuman levels, so उस कंडीशन में उन लोगों की efficiency बढ़ाना भी वो education reforms की requirement थी। To make the democracy successful, for which there is an urgent need for the national and emotional integrations. Generally हम 1947 में जब establish हुए as an independent country, तो उस समय पे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज थी उसको इनकलकेट करना भी बहुत जरूरी था। तो उसके लिए भी हमें क्या है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। और साथ साथ में हम बात करते हैं तो जो हमारा कल्चरल,
जो हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज होती है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं उसको रिओरिएंट कर सकते थे और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते थे और उससे एक्सपांशन हो सकता था। तो ये चीजें रिक्वायरमेंट होती थी। और थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि और क्यों जरूरत थी कि हमारे पास रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, ऐसा मतलब रिफॉर्म्स इज कंपलसरी फॉर द ईच वन। अब बात करते हैं, सो वी हैव द डाइवर्सिफाइड इंडियन कल्चर्स, सो उस बेसिस पे वी नीड टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल और कल्चरल एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस जो पेपर पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम सिलेबस बना रहे हैं, तो उसका जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसके बेसिस पे 3rd लैंग्वेज क्या होगी या मदर टंग क्या होगी, तो उसमें कौन से बुक होंगे, उससे कौन से चैप्टर होंगे, तो हर स्टेट का अलग हो जाएगा। फिर मान लो कि लोकल फेस्टिवल्स, मान लो कि नेशनल और कुछ फेस्टिवल तो कॉमन है, लेकिन लोकल फेस्टिवल्स और उसकी हॉलीडेज या बाकी जो सिस्टम था स्कूल का, तो वो सारा सिस्टम क्या है कि हमारे कल्चर के बेसिस पे होता है। तो हमारा कल्चर डाइवर्सिफाइड था, तो उसी बेसिस पे हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो भी उसके अकॉर्डिंग हम कल्चर्स को देख सकते हैं या सीख सकते हैं। उसी के बेसिस पे अगर बात करते हैं, तो उस समय हमारे पास पेपर होंगे। अगर हमारे पास देखी जाए तो टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जो अदर स्किल वर्कर थे, स्किल की कमी हो गई थी। तो इसीलिए गांधी जी ने हमें एक एजुकेशन सिस्टम दिया था जिसको हम बुनियादी शिक्षा कहते हैं। तो बुनियादी शिक्षा आज हम उसको स्किल इंडिया कैंपेन कहते हैं। हमारे पास जो 2015 में लॉन्च हुआ है स्किल इंडिया। सो उस कंडीशन में हम बात करते हैं, तो जो स्किल इंडिया कैंपेन है वो भी कहीं ना कहीं आज के जो युवा हैं उनकी जो स्किल्स है, और जो कि स्किल्स हम पहले अलग ट्रेड्स फॉलो करते थे, जो आज हम कंप्यूटर या ऐप डेवलपमेंट या बाकी जो कोडिंग वगैरह है उस तरफ हम जाने की बात करते हैं। So earlier means our school system more focusing on the rote learning. So when you think about ourselves, मतलब जो हम पढ़े हैं, so generally मतलब हम भी जितना भी कंटेंट, जितना भी नॉलेज हमारे पास है, so मैक्सिमम थ्योरेटिकल नॉलेज हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग से किया है। So generally the schools are encouraging the children to memorize the facts to get the good percentage of the marks in the board examination. So the student is just mug up, and undeniably Indian education system is the spoon feeding. That is the also important part. Is generally teachers or the facilitators or the any one of the from the school system or the from the home, they are generally supporting the students too much. So they are generally try to mug up the content and just omit at the examination to get the good percentage or the good marks. So it means our education system is mainly emphasis on the theoretical knowledge rather than the conceptual learning or skill learning. मतलब यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि जो skills होती है उसको पर नहीं आएगा। आज हम practicals भी theoretical form में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं कि क्या process किया। So उस condition में ये भी एक हमारा problem था कि rote learning maximum हमारे syllabus में थी। तो उस rote learning को हटाने के लिए we need to do the reforms in education and pedagogies. Human resource, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ट्रेन टीचर नहीं थे। अब मैं ज्यादा दूर नहीं, लेकिन मैं 2018-2019 की बात करता हूँ। 2019 और 18 में हमारे पास कितने टीचर्स थे जो कि आईसीटी फ्रेंडली थे, और आज हमारे पास कितने टीचर्स हैं जो कि आईसीटी फ्रेंडली है बिकॉज ऑफ द ओनली कोरोना। सो ये जो ट्रेनिंग है, इससे पहले भी हम आईसीटी इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग होता था, लेकिन टीचर्स उतना उसको नहीं, क्योंकि इट इज नॉट इन द यूज। तो जो यूज में नहीं है, जिसको यूज नहीं करना है, उस कंडीशन में उसको
मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना की बात हुई तो उस कंडीशन में हमें जो आईसीटी है, आईसीटी रिलेटेड कंसेप्ट्स थी या उसका यूज था, वो हमें सीखना पड़ा। नहीं तो इससे पहले कभी भी ऑनलाइन सीआरई हमने किया ही नहीं था। आज जो हम लगातार पिछले 2 साल से ऑनलाइन सीआरई करते जा रहे हैं। सो वी नीड टू ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं सिंपली बात करता हूं तो अर्लियर मींस मैक्सिमम हम जितने भी यहाँ पे हैं सब के सब हम एक डिसेबिलिटी या 2 डिसेबिलिटी में ट्रेन हैं। लेकिन हम में से कोई भी जो स्पेशल एजुकेशन के सिस्टम से बाहर निकल के आज जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें पढ़ाने के लिए ट्रेन नहीं है, क्योंकि हमने सिंपली एक डिसेबिलिटी के टीचिंग प्रैक्टिस और 1 या 2 डिसेबिलिटी के टीचिंग प्रैक्टिस और स्पेशल स्कूल में जाके लेसन दिए हैं। लेकिन हमने कभी भी इंक्लूसिव स्कूल में जाके लेसन नहीं दिए। हाँ, जब 2014 की बात करते हैं उसके बाद जो सिस्टम आया, जो पहले की रिसोर्स रूम सिस्टम था, बाद एजुकेशन बहुत एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, लेकिन स्टिल we don't have the strategies for the teaching children with disability in inclusive classroom or the general education system. So generally हम यूज करते हैं, लेकिन वो जो मेन एजुकेशन स्ट्रेटेजी उसको यूज करते हैं। साथ साथ में we are not trained for the teaching in that system। हम अपना नॉलेज यूज करके ही उसको कर रहे हैं। So लिटरेसी रेट, अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिटरेसी रेट का, so 77% ऑफ द लिटरेसी रेट, पुराना डेटा है। सो उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास जो टीचर्स है या टीचर स्टूडेंट रेशियो है या क्वालिटी ऑफ टीचर है, इन सबको अगर बढ़ाना है तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शो दैट द ओनली हाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट हु एंटर द प्राइमरी स्कूल्स मेक इट टू अपर प्राइमरी लेवल एंड लेस देन हाफ। So for first one, that is 58% children enroll in the classes 3 to 5 could read a class 1 text। मतलब जो कि 3rd और 5th क्लास तक एनरोल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास का टेक्स्ट रीड कर पाते हैं। Less than the half, that is 47%, were able to simple do the digit subtraction। अगर वहीं पे बात करते हैं तो क्लास 5 तो 8 यूज द कैलेंडर। क्लास में अगर बात करते हैं इवन द बेसिक स्किल्स 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासेस बेसिक स्किल। सो दिस इज द लिटरेसी रेट। सो इस कंडीशन में वी नीड टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम और रिफॉर्म द पेडागोजिकल सिस्टम्स। जनरली हम क्या है, क्या पढ़ा रहे, कंटेंट क्या है, वो भी हमें देखना जरूरी होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम, मान लो कि इनिशियल at the initial means we have discussed about the examination reforms, ऐसा हमने कहा। So what is the examination reforms? मैंने वहाँ पे means I quoted 2-3 examples of the examination reforms। For example, in the Gurukul system there were no examination systems. Gurus use only provide the situation and to solve the situation or problem that will consider the exam। हमने जो एग्जाम दिया वो सिस्टम और जो पिछले 2 साल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन ये सारे हो रहे हैं वो सिस्टम, और साथ साथ में बाकी सारे सिस्टम, ये अब जाके जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे है। दीज आर द चेंजेस। लेकिन पहला जो इवैल्यूएशन सिस्टम था वो थोड़ा सा एक रिजिड टाइप था, तो उस कंडीशन में 3 आवर एग्जाम था। आज हम 2 घंटे का भी एग्जाम देते हैं, 1 घंटे का भी एग्जाम देते हैं। तो वो सारी चीजें इवैल्यूएशन सिस्टम में अब जाके ऐड हुई है जो कि पहले नहीं थी। तो उसके लिए भी हमें क्या है कि एक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। अब यहाँ पे आज भी अगर हम बात करते हैं तो आज भी ये प्रॉब्लम है सोसाइटी। सो वी आर नॉट गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स। मैक्सिममली वी ट्राई टू गेट द स्टेम, दैट इज द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो उस सब्जेक्ट को क्या है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स और टीचर्स करते हैं, वही कि पर्सन हु इज हैविंग द लिटरेचर, कम्युनिकेशन, अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस और द सोशल साइंसेस, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और जो कि हायर एजुकेशन में जाके उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिल सकता है।
लेकिन फिर भी हमारे पास जो मिसकंसेप्शन है उसमें है कि जो साइंस फैकल्टी या साइंस फैटर्निटी से हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट देन फ्रॉम द आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो इस कंडीशन में क्या है कि आज भी हमारे पास सारे सब्जेक्ट का जो रिस्पेक्ट है वो इक्वल नहीं है। So we need to do the provisions, we need to work on the subjects. So we should the teacher, the student also or the society also give the equal respect for the all subjects. तो उस कंडीशन में हमें वो काम करना पड़ेगा। Quality of education with the help of technology, that is very important point. Earlier we are not using the technology, even though only 2 years back, हम बात करें 2 साल पहले की, ज्यादा भी बात नहीं करता हूँ, 19 तक की बात करते हैं, तो उससे पहले हम कितना टेक्नोलॉजी अपने जो डेली क्लासेस में यूज करते थे और आज हम कितना कर रहे हैं। फिर से जिस मान लो फिर से हमारा ऑफलाइन एजुकेशन शुरू हो जाता है तो फिर से हम उसी पे आए हैं या उसी सिस्टम में चलेंगे जो हमारा ट्रेडिशनल सेटिंग था या ट्रेडिशनल सारी चीज उस बेसिस पे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी या जो ICT है, ICT help us to impart the education very successfully or impart the education very effectively. But we can provide the quality education with the help of technology. जैसे हम देखते हैं कि आज हमारे पास सिमुलेशंस हैं या हमारे पास वीडियोस होते हैं, तो वो सारे वीडियोस वो सारे सिमुलेशंस हम जो कंसेप्ट पढ़ाना चाहते थे दिखाना चाहते थे आज वो ऑनलाइन दिखा रहे हैं। हमारे पास आज क्लास में अलग अलग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड बोर्ड्स या इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं, तो वो सारे बोर्ड्स हम जो फिगर जो पिक्चर जहां से हम लाना चाहते हैं वो फिगर हम लाइव दिखा सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या है कि बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। सो वी शुड इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इन आवर डेली क्लासेस फॉर द quality education or imparting the quality education. I'm not saying that means we are not able to provide the quality education without the technology, but technology is a good TLM, the teaching learning material, that will help us to impart the education in a good manner. So now we have the NEP 2020. अगर NEP 2020 की बात करते हैं तो it is one type of reform in the education after 1986 policy. मतलब हमारे पास जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी, उसके बाद एक बड़ा रिफॉर्म अगर हम कहेंगे तो दैट इज द NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. They are focused on the key principles, that is the respect for the diversity and the local context. ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उस पॉलिसी में नहीं था, ये उस पॉलिसी में था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसको इग्नोर किया। मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन था, कोई भी पॉलिसी आना और पॉलिसी बनाना, इट्स वेरी इम्प्लीमेंट पॉलिसी एट ड्राफ्ट। तो उसी कंडीशन में हम बात करते हैं इस पॉलिसी की, respect for the diversity and local context in all curriculum pedagogy and policies. जब हम किसी भी कंटेंट बात करते हैं, करिकुलम बात करते हैं, तो we need to consider the diversity and local needs. तो हमें उस लोकल एरिया की बात करके देखनी पड़ती है, हमें क्या उनको पढ़ाना है। दूसरा इक्विटी एंड इंक्लूजन। इससे पहले आपको मैम ने इंक्लूजन के बारे में बताया। हमारे पास पूरा चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 6 जो कि फुल्ली इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात करता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनकरेजमेंट, फैसिलिटेशन फॉर फिलैंथ्रोपिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब जनरल हमारे पास PPP जो होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा था कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज, सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्पार्ट द एजुकेशन in a different way or the different modalities. जैसे मान लो कि सिर्फ मैं चैटबॉट से लिख के बताऊं तो उससे अच्छा है कि मेरे पास वीडियो, ऑडियो, उसका कलरफुलनेस, ये सारी चीजें हो तो ज्यादा होता है। सो यहाँ पे दिया गया है दिव्यांग स्टूडेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम फोकस करते हैं कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा फोकस करें, ना कि रोट लर्निंग को। तो यहाँ पे फिर से लिखा है, जो हमने रोट लर्निंग ऊपर लिखा था उसको रिमूव करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की यहाँ पे बात की।
यूनिक कैपेबिलिटीज रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई देम इन द ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पे यूनिक कैपेबिलिटीज मतलब जो हमारे पास अब स्टूडेंट की गिफ्टेड की बात हो रही है, तो हम गिफ्टेड लर्नर के लिए क्या पॉलिसी है इसके लिए हम बात करते हैं। हाँ, सिर्फ दिव्यांग स्टूडेंट की बात ना करके जो हमारे पास अबव एवरेज गिफ्टेड लर्नर बात करते हैं। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड कंटिन्यूअस रिव्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज या एक करिकुलम में एक असेसमेंट या एक इवैल्यूएशन बना के हम वहां पे खत्म हो, हम उसको कंटिन्यूअसली क्या करना है, उसको रिव्यू करना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और कुछ पॉइंट है, इंश्योरिंग द यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब कि सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड हो, ये हमें देखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये भी एक नया रिफॉर्म है, जहां पे हम पहले भी कहते थे हमारे पास जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हायर लेवल स्कूल एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन, तो सब चीजों पे क्या है कि ये चीज होनी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सो उस कंडीशन में हमारे पास जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन या अर्ली इंटरवेंशन हम जो बात करते हैं उसके बेसिस पे हेल्प हो सकती है। अटेंडिंग फंक्शनल न्यूमरेसी, मतलब बेसिक जो चीजें होती है वो तो सबको आनी ही चाहिए। रिफॉर्म्स इन द स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी, जो पहले से चले आ रहे हैं, जो हमारे पास करिकुलम्स हैं या जो हमारे पेडागोजी जो स्कूल में पढ़ाने की, उन सब में हमें चेंजेस करके आगे बढ़ना है कि जो अभी का जो करंट सिचुएशन है उस करंट सिचुएशन की हम बात करें तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि चेंजेस लाने चाहिए। सो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, यहाँ से फिर से मदर टंग और द फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को क्या किया है, फोकस किया गया है और उसके ऊपर बात की गई है। फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला उसके बेसिस पे उसके बाद इक्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे हम बात करते हैं इक्विटी इक्वालिटी की, तो यहाँ पे इक्विटी और इक्वालिटी और उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें भी, हम जो डिसेबिलिटी प्लस हमारे पास इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन में टोटल 5 कैटेगरी आती है, जिसको हम सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप कहते हैं, उन सबको यहाँ पे इन्वॉल्व करने की बात की गई। ये कुछ कमीशन थे जो हमारे पास आफ्टर द इंडिपेंडेंस आए थे। राधा कृष्ण कमेटी है, मुगलियर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, कमीशन आफ्टर यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो हमारे पास आया था, जो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हमारे पास NEP आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसकी बात होती है। और बाकी कुछ हमारे पास ये पॉइंट्स थे जो कि उस कमेटी में और उस किए गए थे, जिसके बेसिस पे हमने क्या है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, जैसे कि हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर द लेबर। आज जो हमारे पास आइडियाज है वो उसी का आउटपुट है, या उसके बाद हमारे पास जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने जो दिया उस कंडीशन की हम बात करें। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आज हमारे पास उसके लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, एक जो है RT राइट टू एजुकेशन और दूसरा हमारे पास है RPWD राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016। तो उसके बेसिस पे हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन, आज हमारे पास हर एक जो रिलीजन है उस रिलीजन के अपने अपने खुद के स्कूल हैं, जहाँ पे वो अपना एजुकेशन से अपने रिलीजियस का एजुकेशन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, हमारे पास माइनॉरिटीज की भी इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में, जिसमें हम बात कर सकते, मतलब जिनको हम एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट एडेड है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एजुकेशन फॉर एग्लो इंडियन कम्युनिटी, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। अब नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मैं दोनों तरफ बात कर सकता हूँ, एक तो एजुकेशन की और दूसरी तरफ हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं। तो आज हमारे पास स्पेशल एजुकेशन में 9 मतलब 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि हम 1987 से लेकर के या 84 या 78 से लेकर अभी तक हमारे पास 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और डिसेबिलिटी में उसका क्या है कि जो नॉलेज डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड उसको इम्पार्ट कर रहे हैं।
मान लो अगर एनईपी 2020 हम देखते हैं तो उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म्स दिया है, दैट इज द असेसमेंट रिफॉर्म्स। असेसमेंट मतलब यहाँ पे हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो पहले हम जो समेटिव असेसमेंट करते थे, आज हम उसको रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट करें, जिसको हम कई बार सीसीईवी कहते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने देखा है, या समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें पता है कि वो क्या होता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो उस कंडीशन में उससे आगे जाके व्हिच इज मोर कॉम्पिटिटिव बेस्ड, प्रमोट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड टेस्ट द हायर or the skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarities. So all students will take the school examinations in the grade 3, 5, 8 which will be conducted by the appropriate authority. अभी तक हम बात करते हैं, मैं जाके आगे शायद एक आपको जो हमारे यहाँ पे एक नया रिफॉर्म हुआ था, लेकिन वो रिफॉर्म उसके मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे, और उसको हम कहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब जहाँ पे हम पास और फेल जो था उसको निकाल दिया था, और 8वीं क्लास तक या 9वीं क्लास तक हमें फेल ही नहीं करना है स्टूडेंट को, ऐसा कहा था। उसके बारे में बात करेंगे हम रिफॉर्म्स में। लेकिन कई सारे रिफॉर्म्स हमें डिसकंटिन्यू करने पड़े हैं, जैसे उसमें से एक होता है सीसी, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो हमने किया था। The board exam for the grade 10 and 12 will be continued, but redesigned with the holistic development of the aim. And एक सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा जिसको परख कहा गया। परख इज फुल फॉर्म, दैट इज द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। से ये क्या करेगा, एक असेसमेंट सेंटर एस्टेब्लिश होगा। मान लो बेसिकली कल्चर ऑफ असेसमेंट ही जो है उसको चेंज करने की बात की गई है। फर्स्ट में कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ द ईच चाइल्ड, मतलब हमने सिर्फ सिलेबस नहीं बनाना है, पढ़ाना नहीं है, लेकिन उसमें से लर्निंग आउटकम क्या है उसको हम कंटिन्यूअस देखना है। बोर्ड एग्जाम इज मोर फ्लेक्सिबल, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, हमारे पास है उसके हिसाब से थोड़ा सा फास्ट चलता हूं। असेसमेंट फोकस ऑन द कोर कांसेप्ट, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड फाउंडेशनल स्किल्स। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, मतलब कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसके बेस हमारे पास क्या होगा, एग्जाम प्रोग्रेस चेक। हम अभी परख की बात कर रहे थे, उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट, द पीयर असेसमेंट एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेट के एग्जाम और बाकी सारे एग्जाम होते हैं वो एनटीए के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। सो इसके बेसिस पे कल्चर चेंज हो सकता है। एग्जामिनेशंस इन ग्रेड की स्टेज असेसमेंट, मतलब कि हर एक स्टेज पे बेसिक एग्जाम होना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या 3, 5 और 8 ये क्या है 3 क्लासेस चूज किए जिसके में एग्जाम्स हो सकते हैं। दूसरा अचीवमेंट ऑफ द क्रिटिकल एलोज, दैट इज द लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम हमें लगते हैं वो होने चाहिए, तो वो लर्निंग आउटकम हम टेस्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन फ्रॉम द रोड मेमोराइजेशन, रिजल्ट ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशंस, तो इनके ऊपर क्या है कि हम एग्जामिनेशन फोकस करते हैं। और हम बात करते हैं 9 to 12 एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम तो होंगे, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा था कि थोड़े से फ्लेक्सिबल और इजी हो जाए। वायबल मोड्स, मतलब हमारे पास पहले सिर्फ एनुअल एग्जाम होता था, लेकिन आज हमारे पास एनुअल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से अलग और किसी फॉर्म में एग्जाम्स हो सकते हैं। अब ये एग्जाम की गाइडलाइंस के लिए हमारे पास एनसीईआरटी और एसआरटीज होते हैं, तो उनके हम ले सकते हैं या परख का हेल्प ले सकते हैं। साथ साथ में जो टीचर्स हैं, इन सारे जो असेसमेंट हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस के लिए टीचर्स को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नॉर्म्स है वो बोर्ड ऑफ थ्रू द परख पर नेशनल सेंटर बन रहा है, उसके लिए हम कर सकते हैं। तो ये रिफॉर्म्स है हमारे एग्जामिनेशन। टेक्स्ट बुक में क्या चेंजेस लाने के लिए कहा है, हमारे पास जो टेक्स्ट बुक होती है जो है पहले से, उसमें क्या है कि जो सर्टेन जो चल रहा है वही चल रहा है। सो ऑल टेक्स्ट बुक कंटेन ओनली द एसेंशियल कोर मटेरियल व्हाइल कैप्चरिंग द एनी डिजायर नॉसिस and supplementary material as per the local context and the needs.
सो उस कंडीशन में साथ साथ अफोर्डेबिलिटी, हाई क्वालिटी एंड standardized textbook to be the provided along with the free digital version of the Diksha platform. Diksha एक नया प्लेटफॉर्म है, नया वैसे मतलब बहुत दिनों से काम करे और वहां पर मैक्सिमम सारे स्टैंडर्ड के बुक्स जो है डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं। साथ साथ में स्टेट टू प्रिपेयर देयर ओन करिकुला, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि कल्चर एक हमारा जो रिफॉर्म्स का इशू है वो भी देखना पड़ेगा। हम अगर स्टैंडर्ड करिकुलम बनाते हैं तो उस कंडीशन में कई सारे करिकुलम कई सारे स्टेट में अप्लाई नहीं हो सकते हैं। कंसर्ट एफर्ट थ्रू सुटेबल चेंजेस इन द करिकुलम, और ये सब चीजें और पेडागोजी तो ये चेंजेस हमें टेक्स्ट बुक में लाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड के लिए क्या चेंजेस है, क्या रिफॉर्म्स लाने की रेगुलर स्कूलिंग जो हम इंक्लूसिव बात कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस मतलब जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या है कि साइन लैंग्वेज में सारे मॉडल्स बनाए हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम या जो हमारे पर्सन डिसेबिलिटी है उनको एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स उसको कंसिडर करने के लिए यहाँ पे लाया है। जो इन सर्विस और फ्री सर्विस हम ऑफर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे जो बेसिक डिसेबिलिटी नॉलेज होता है वो अल्टरनेटिव स्कूलिंग्स हमारे पास फॉर्म्स ऑफ स्कूल्स हैं, तो उसको भी हमें देना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गिफ्टेड स्टूडेंट स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे इंकरेजिंग गिफ्टेड टैलेंट स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स, Olympiads and the competitions, efforts for the intervention for the rural areas in the religious languages, extensive use of technology and incentives to develop the guidelines for the gifted children curriculum. So, B.Ed special program allowing the specialization in the education of the gifted. तक नहीं, हमारे पास क्या है कि हर डिसेबिलिटी का B.Ed मतलब मैक्सिमम जितने डिसेबिलिटी हम करके आ चुके हैं उसका है, लेकिन B.Ed इन गिफ्टेड डिसेबिलिटी या गिफ्टेड लर्नर ऐसा कोई एक B.Ed प्रोग्राम नहीं है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई। सो दिस इज वन ऑफ द न्यूएस्ट रिफॉर्म्स। सीसी हमारे पास मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ रिफॉर्म्स है। अभी आपको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्ट और पॉलिसी लिखी है, लेकिन ये एक्ट और पॉलिसी इसलिए कि हमें लगता था कि इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है और वो सारी चीजें चेंजेस करने के लिए ये एज अ रिफॉर्म्स हम उसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं कहूँ सीसी, तो दैट इज द जैसे क्या होता था, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि लास्ट मोमेंट में जब मेरा फाइनल एग्जाम आता था साल भर में, तो उस कंडीशन में मैं बीमार होता स्टूडेंट को साल भर पूरे ईयर उसकी सीसीज होती थी, तो उस कंडीशन में वो फाइनल एग्जाम के बाद उस सीसी की बेसिस पे क्या है कर सकते हैं। एबीसी दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये भी नया रिफॉर्म है। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब हम मान फॉर एग्जांपल किसी भी कोर्स में 50, 100, 80 या 20 ऐसे क्रेडिट हमें पूरे करने हैं, तो क्रेडिट पूरे करने के लिए हम कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ICT दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमें पता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज द रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी एजुकेशन। मान लो हमारे पास पहले डिसेबिलिटी एजुकेशन में कुछ भी नहीं था, या 1992 से पहले अगर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह था, लेकिन जो काम कर रहे हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारे PWD, जो पर्सनल डिसेबिलिटी की पहली बार उनके राइट्स के लिए एक्ट आ गया था, वो हमने किया था। फिर हम उसको इम्प्रोवाइज करके 2016 में आए, हमारे पास RT है, NEP पॉलिसी
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2006 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इन सब ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया जिसके हमारे जो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके के लिए। और जो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट भी आज हमारे पास बहुत सारा काम करे जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इनोवेटिव पेडागोजी, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आप लोगों का, लेकिन बेसिक जो हमारे पास 2 टर्म्स थी, दैट इज एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड द पेडागोजिकल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे एक पेडागोजिकल रिफॉर्म्स की मैंने यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल वेटेज, मतलब जो हमारे पास करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उन सबको इक्वल वेटेज मिलना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए जहाँ पे हम रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेडागोजी होनी चाहिए जहाँ पे आर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग, इन सबको हम इंटीग्रेट कर पाए। प्रमोशन ऑफ पीयर लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, वो भी यहाँ पे बात कीजिए। बैगलेस डेज, मतलब कि हम ऐसे चीज जहाँ पे हम बैग लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यूज ऑफ यूजर इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ में एक टी पैक है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं जहाँ पे कंटेंट नॉलेज हमारे पास होती है जहाँ पे हम आईसीटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। इसको मैं अगर अलग अलग फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो फर्स्ट जो तो सी इज द कंटेंट नॉलेज। हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका कंटेंट नॉलेज हमें देखना चाहिए। पी मतलब पेडागोजिकल नॉलेज, मतलब उस कंटेंट को हमें कैसे पढ़ाना है उसके लिए हमारे पास पेडागोजी पता होनी चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। टी मतलब टेक्नोलॉजी का नॉलेज, हमारे पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उससे हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी। तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें फिर से फॉर्म होती है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला सर्कल है जहाँ पे सी और पी मतलब पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, मतलब हमारे पास पेडागोजी का और कंटेंट का भी नॉलेज एक साथ होना चाहिए तभी जाके हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज, मतलब कि हमारे पास अगर हम पेडागोजी और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो पिंक कलर है दैट्स टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, मतलब कि टेक्नोलॉजी का भी कंटेंट का नॉलेज होना भी जरूरी है। और इन सबको कंबाइन करते हैं तो सबसे बीच में जो आता है वो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज, तो उसको भी हमें देखना है। तो इस तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज डेफिनेशंस यहाँ पे एक एक दी गई है। तो लास्ट वाले 10 मिनट बचे हैं, तो इसमें कोई मतलब किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं अपने आप को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर। अब यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछे। वैसे हमारे पास रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो जितने भी नए नए आए वो सारे रिफॉर्म्स में है। मतलब आपका जो एरा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारी गवर्नमेंट है पॉलिसी नई आ जाती है, वो पॉलिसी है और पॉलिसी के साथ साथ कोई भी एक नया स्टेप लिया जाता है तो वो स्टेप एक रिफॉर्म ही होता है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है और बड़ा करता है। को कोई है प्रश्न तो करे, पूछे कि सर और क्या सुधार हो सकता है आपके क्लासरूम में, क्या कोई अगर लग रहा है कोई तो दुविधा है, वहां पे कौन कौन से रिफॉर्म हो सकते हैं। ये जो सर ने बताया जो कंटेंट पेडागोजिकल और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है ये इस पे टीपीसी के जो सर ने बताया, इस पे आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। बातें शेयर करेंगे। हाँ जी 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 प्लीज। सर ये पॉलिसी तो बन गया पर करिकुलम में कुछ चेंजेस नहीं होगा तो डिसेबल बच्चे का कैसे कर सकते हैं? बलवंत दवे उसके लिए करिकुलम के लिए भी हमारे पास पॉलिसी है, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। हमारे पास एचसीएफ और एससीएफ आता है और वो है कि हमारा हर साल मतलब हर 5 साल या 3 साल में क्या है चेंज होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि अभी भी हमारे पास एनसीएफ के लिए मीटिंग्स हो रही है। अगर आप एनसीटी की
किसी बॉडी में है, तो एनसीटी ने क्या है कंटिन्यूसली हमारे गुजरात की बात करूं तो मैं हमारे गुजरात में जो गुजरात विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ में और नॉर्थ गुजरात में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अभी मतलब जो करंट जो है उसमें एनसीएफ की बात हो रही, जिसमें कि हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही जो करंट में डेवलप होने वाला है। करिकुलम चेंजेस तो आएंगे, साथ में अभी बात करें हम स्पेशल एजुकेशन की बात, तो स्पेशल एजुकेशन में करिकुलम में जो चेंजेस लाने हैं उसके लिए तो हमें ही काम करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ हमें गाइडलाइन मिलती है, किसी भी एनसीएफ में आपको करिकुलम बना के नहीं दिया जाएगा। ये तो ग्रास रूट लेवल पे हमें ही काम करना पड़ेगा कि हमारे सिचुएशन में, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल्चरल डिफरेंसेस। मान लो कि एनसीटी या एनसीईआरटी आपको अगर करिकुलम बना के देती है तो वो तो हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमें उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे और हमारे यहाँ पे वो करिकुलम बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हर एक स्टेट को फिर वहां पे क्या है एससीएफ बनता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने के बाद स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। जैसे गुजरात की हम बात करें तो हमारे पास जीसीईआरटी है और एससीईआरटीज है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन में हम क्या है यहाँ पे लोकली करिकुलम फ्रेम होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन करिकुलम की, तो वहां पे तो सिर्फ गाइडलाइंस ही प्रोवाइड होगी, हमें सिर्फ जब क्लासरूम में हम जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर अपन बोर्ड की एग्जाम में तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा, एमआर बच्चा है तो ये बोर्ड के एग्जाम में कैसे कर सकता है कुछ? बोर्ड के एग्जाम में भी सिलेबस अलग अलग होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड लेते हैं तो सबके लिए साथ होता है, लेकिन जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट का लेते हैं तो आप महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो उन सब स्टेट के बोर्ड के जो सिलेबस है वो अलग अलग है, वो आप देख सकते हैं। स्टेट बोर्ड होता है तो सबका सिलेबस अलग है, लेकिन जैसे हम सीबीएसई है या आईसीएसई है या आईबी है, इनको ऑप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें तो सेम ही बोर्ड में जाना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं बोर्ड का सिलेबस देखते नॉर्मल बच्चे का है, यही सीडब्ल्यू बच्चे का सिलेबस है अभी तक तो मैं देखा था। सर क्या कह रहे हैं आप? जे बोर्ड में बच्चा जाता है नॉर्मल बच्चे का जो सिलेबस है ना, यही स्पेशल बच्चे के लिए यही सिलेबस है, दूसरा कोई नहीं है सर। जी वही होता है। हमारे पास दो टर्म्स होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और दूसरा होता है कि हमारे पास चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। अगर आप सीबीएसई की गाइडलाइन देखते हैं तो सीबीएसई गाइडलाइन में क्या है कि जो मैथ्स होता है, अलजेब्रा होता है या बाकी जो ज्योमेट्री होता है, उसके बदले बच्चे ये म्यूजिक, डांस, ड्रामा या परफॉर्मिंग आर्ट और जो आर्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो बहुत डिफिकल्ट है। इसके बदले एज ए स्पेशल एजुकेटर हम उसको क्या है अकोमोडेशन, एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये भी रिफॉर्म्स ही है, भले ऐसा नहीं हम सोच सर एक पिक्चर ड्रॉ करके बताना चाहता है तो हम उसको अलाउ करें। सो दैट इज द मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि उसको एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, ओरली एग्जाम देना चाहता है तो ओरली लिख सकता है 70 मार्क का, तो करें और उसके आंसर को हम चेक कर सकते हैं। यस सर, ये तो सीबीएसई बोर्ड में तो है, गुजरात बोर्ड में ऐसा तो वो सर आपको ही लाना है सर, उसके लिए हम अगर मेहनत करेंगे तो ही ले पाएंगे ना। सीबीएसई कर सकता है तो हमें भी करना पड़ेगा, हमें वो गाइडलाइंस लेके जीसीईआरटी और एससीईआरटी में जाना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा ये हमारे पास नॉर्म्स है, ये ऐसा ऐसा है। तो ये सारी चीजें आप बताइए कहाँ पे लोग मना करते हैं, तब हम देख सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं सबसे। भी यही प्रॉब्लम आता है, शेड्यूल बच्चे का ऑप्शन सब्जेक्ट ये भी नहीं देते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो बात तो सही है सर आपकी, लेकिन हमें आवाज तो उठानी चाहिए ना। आपने कितने मतलब ऐसे बच्चों को मतलब इंटीग्रेट करने की कोशिश की और जहाँ पे प्रॉब्लम आई तब आपने ये बताया, मतलब इन्फॉर्म किया एक जो हमारा सोशल डिफेंस है या जो हमारा कमीशन ऑफ डिसेबिलिटी उनको, या फिर हमारे पास जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके बेसिस पे हम सीसीपीडी, मतलब जो हमारा दिल्ली में
सेंट्रल कोर्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसमें भी हम जा सकते हैं। ओके सर। मतलब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हम क्या है कि हर बार लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि हम पहले प्रायर से बात करें, सारी चीजें हम अकोमोडेट करें सिलेबस में। जैसे सीबीएसई की गाइडलाइन वैसे ही गाइडलाइन हम हर स्टेट के लिए, या हम गुजरात में इसलिए गुजरात स्टेट की बनाने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद अगर कोई अलाउ नहीं करता है, हम मतलब जो बेसिक है उसको एक्सप्लेन करें, और फिर से हमारे पास मतलब जो पॉलिसीज या लॉस तो है ही है। ये पॉलिसीज और लॉस है जो वही हमें मतलब कि सबसे मतलब बैकबोन है हमारे फील्ड के, जो हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। वो लेकिन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम अपने लेवल पे जो डिसेबिलिटी फील्ड है या जो हमारे बच्चे हैं उनको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो हमारे पास न्याय व्यवस्था है ही। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। दया बेन, आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं? जी दया बेन। हाँ, सुन पाती हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और धनंजय सर, आपका स्पेशली कम समय में आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया है, और सभी लोगों के प्रश्न जो थे उन सब जो प्रश्न अभी तक आए हैं उन प्रश्नों के भी जवाब बहुत बढ़िया तरीके से आपने दिया है। सो आपका एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे स्कूल के कॉलेज के जो लेक्चरर हैं दयाबेन वांकानी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। दयाबेन। आपने शिक्षा एवं पेडागोजी में जो है रिफॉर्म्स की, उसका बहुत बारीकी से आपने सब बताया है कि क्या है और रिफॉर्म्स हम कहाँ पे आए हैं। जहाँ डाइवर्सिटी है इंडिया में, वहाँ रिफॉर्म्स कहाँ आया है, एग्जामिनेशन में है, ह्यूमन रिसोर्स में है, इवेल्युएशन सिस्टम में, एवं एनईपी में कहाँ रिफॉर्म्स है, वो सब आपने बहुत बारीकी से बताया। एवं असेसमेंट की जो रिफॉर्म्स है, परख के बारे में भी आपने बहुत सारा बताया, और हम सब के लिए बहुत उपयोगी यानी कि यूजफुल है। इसकी वजह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बारीकी से ये सब रिफॉर्म्स के बारे में, आवश्यकता के बारे में समझाए। तो मैं संस्था की ओर से, कॉलेज की ओर से और सभी पार्टिसिपेट की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच थैंक यू दयाबेन फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। मैं सबसे पहले केएल शाह इंस्टीट्यूट को और उसके बाद हमारे मित्र डॉक्टर संतोष यादव सर को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये मौका दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टिसिपेट थे उन्होंने मुझे पिछले घंटे से सुना और कोऑपरेट किया, और साथ साथ में अपने जो प्रश्न थे वो भी पूछे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका ये जो दयालु और कृतज्ञ का जो नेचर है वो ऐसे ही हम लोगों के साथ में हमेशा बना रहे। ऐसी उम्मीद के साथ में आप हम लोग के साथ में जुड़े रहें, और जैसे हम कोई प्रोग्राम के लिए बुलाए हमसे जुड़े रहें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आप लोगों के लिए सर का असेसमेंट लिंक जो है वो मैं यहाँ पे जूम पे ही शेयर कर रहा हूँ, और ले करके उसको भर लीजिएगा। अब इसके बाद का सेशन हम सीधे 2 बजे मिलेंगे। अब यहाँ से 1 घंटे का ब्रेक आप लोगों को मिलेगा, तो ब्रेक के बाद सभी लोग शार्प जुड़ जाइएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं नहीं प्रोवाइड कराइए। तो प्लीज सब लोग, टाइम नहीं है, किसी काम में है या कहीं है, तो वो जुड़ जाए। 2 बजे शार्प स्टार्ट हो जाएगा और चालू रहेगी। आप लोग अगर जा रहे हैं कहीं तो तुरंत आ जाइए, ठीक है? लिंक मैंने शेयर कर
ગાડી તો કાઢા ના હોય ને બીજા ગુજરાતી માં કાઢો इस बात तो पूछे इस वहां से बंद कर दीजिए, म्यूट ही कर दीजिए सबको, तो म्यूट लॉक कर दीजिए अभी। सर अब लंच टाइम हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, लंच टाइम है अभी, 1 घंटे का लंच ब्रेक है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप लोग, मतलब 1 घंटे के बाद क्या आप लोग 1:45 बजे जुड़ जाइए सभी लोग। मॉर्निंग का लिंक नहीं मिला था सर, यानी अभी लीव कर सकते हैं क्या? लीव कर सकते हैं, पर ज्वाइन हो जाएगा तुरंत। ज्वाइन वही सेम लिंक पे होना है ना, सुबह में जहाँ पर हुए? यही सेम लिंक है। 2 बजे ना सर? 2 बजे से पहले ही आ जाएगा, 2 बजे का राह मत देखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मॉर्निंग में ना लिंक नहीं मिला था मैम का एक्चुअली, अभी वाला तो मिल गया है। हाँ, तो भी चैट बॉक्स में होगा, वहां से ले लीजिए। नहीं सर, मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई भाई आपको शेयर कर देंगे। प्लीज कर दीजिए, फिर मैं लंच करने चली जाऊंगी सर। हाँ, लीव करूंगी तो मिलेगा नहीं। सरस सरस सरस, ठीक है। तभी तू कर रही है तभी तो कर रही है Bye.